नमस्कार, सारांश आईसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सत्यम पांडे और हम चर्चा कर रहे थे राज्य व्यवस्था के इस टेस्ट डिस्कशन पे, जो कि विजयी भव टेस्ट सीरीज के अंतर्गत 7वां टेस्ट था। आपको जानकारी है, सारांश आईसीएस के ऐप पर उपलब्ध है विजयी भव टेस्ट सीरीज, जिसमें आपको मिलते हैं 50 टेस्ट। 50 टेस्ट की यह एफएलटी है और इन 50 टेस्ट को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है 26 टॉपिक टेस्ट में, 10 यूनिट टेस्ट में और 14 एफएलटी में। और ये जो आपके टेस्ट है ये सिर्फ आपको उपलब्ध है सारांश आईसीएस के ऐप पर 199 रुपए में। जल्दी से जाइए और ऐप को डाउनलोड कीजिए और परचेस कीजिएगा हमारी विजयी भव टेस्ट सीरीज। इसका 7वां टेस्ट डिस्कस कर रहे थे हम मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत, जिसमें हम 2 वीडियो रिकॉर्ड कर चुके हैं। लगभग 30 प्रश्न के 2 वीडियो हम इसके पहले अपलोड कर चुके हैं, तो उनको पहले देख लीजिएगा आप लोग। उसके बाद यह तीसरा वीडियो है टेस्ट 7 का, जो हम आज इसको कंप्लीट कर रहे हैं 7वें टेस्ट को। चलिए शुरू करते हैं। 62वें प्रश्न 61 हो गए थे कंप्लीट, 62वें प्रश्न से हम पुनः शुरू करते हैं। तो 62वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अवस्थित है। आपका प्रश्न है और आपको पता होगा इसका आंसर कि मध्य प्रदेश जो ग्रामीण विकास संस्थान है यह जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, कब हुई थी इसकी स्थापना, तो आपको पता होना चाहिए 1964 में मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विकास संस्थान की स्थापना हुई थी। काम क्या है इसका, तो पंचायतों से रिलेटेड जो योजनाएं आती हैं, परियोजनाएं आती हैं, तो उनसे संबंधित प्रशिक्षण का जो कार्य होता है वह यहाँ पे राज्य ग्रामीण विकास संस्थान में किया जाता है, जो कि कहाँ अवस्थित है, जबलपुर में अवस्थित है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 63वां प्रश्न है अटल बिहारी वाजपेयी जी के संबंध में आपको बताना है भैया, कथनों पर विचार करना है। तो एक एक करके हम कथनों पर विचार करते हैं। इनका जन्म मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। डेट ऑफ बर्थ आपको पता होगी, 25 दिसंबर 1924 को अटल बिहारी जी का जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था। और इस दिन 25 दिसंबर को मध्य प्रदेश गवर्नमेंट क्या मनाती है, आपको याद आ रहा होगा, सुशासन दिवस इस दिन अपन मनाते हैं इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में, है ना। तो ये कथन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। फिर आप देख ले, तीसरा पॉइंट पढ़ लेते हैं। 16 अगस्त 2018 को भारत के यशस्वी व्यक्ति की नई दिल्ली में इनका निधन हो जाता है। ठीक है, तो यह कथन भी क्या है, सत्य है। दूसरे कथन को पढ़े, इन्हें 2014 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अटल बिहारी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, लेकिन 2014 में नहीं किया गया था। कब किया गया था, 2015 में किया गया था, है ना। 2015 में आपके अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो यह कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। किन के साथ किया गया था, यह भी आपको याद आ रहा होगा कि मदन मोहन मालवीय जी के साथ इनको 2015 में भारत रत्न से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और अच्छी बात यह है कि 25 दिसंबर को मदन मोहन मालवीय जी का भी बर्थडे पड़ता है। आपको याद आए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं मदन मोहन मालवीय जी। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी इसमें जो आंसर होगा वो आ जाएगा 1 और 3 केवल, यानी इसका सी आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, भारत रत्न में और आप देख लो 2014 में किसको भारत रत्न मिला था, तो आपको याद आएगा सचिन तेंदुलकर, क्रिकेटर, क्रिकेट के भगवान हम इन्हें बोलते हैं। तो सचिन तेंदुलकर और CNR राव जो थे, ठीक है, CNR को आपको भारत रत्न मिला था। वैज्ञानिक है, प्रोफेसर है, ठीक है, CNR राव साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 64वां प्रश्न है कि भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है। अभी हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे पहली दूसरी वीडियो में, उसमें हमने देखा था कि भाई भारत में जो स्थानीय स्वशासन के जनक हैं वो कौन थे, लॉर्ड रिपन थे, है ना। तो ये आपको आंसर मिल जाएगा कि लॉर्ड रिपन साहब क्या है, भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहे जाते। क्यों कहे जाते थे, तो इसका भी कारण हमने बताया था कि 1882 में इन्होंने स्थानीय स्वशासन को स्वायत्तता प्रदान करी थी, जिला बोर्डों का गठन किया, उनमें सरकारी हस्तक्षेप को कम करके केवल समीक्षा तक ही सीमित किया। इसलिए हम लॉर्ड रिपन को क्या मानते हैं, भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक मानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार करने हैं। कर लेते हैं हम फिर से विचार। और कथन है कि भैया आनंद विभाग का गठन 15 जुलाई 2016 को किया गया था। आनंद विभाग क्या है, मध्य प्रदेश में आनंद विभाग की स्थापना 2016 में करी गई थी। शिवराज सिंह चौहान जी मुख्यमंत्री थे तब, और इन्होंने एक आनंद विभाग गठित किया था।
ठीक है। तो आनंद विभाग का गठन कब हुआ था? 15 जुलाई 2016 को हुआ था, याद रखिएगा 2016 में गठित हुआ था। मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने आनंद विभाग गठित किया था, ठीक है। और पहले आनंद मंत्री गोपाल भार्गव जी बनाए गए थे, ठीक है। तो तीसरा कथन असत्य हो जाएगा, क्योंकि आनंद विभाग का जो अध्यक्ष होता है वो सदैव कौन होता है? राज्य का मुख्यमंत्री होता है। अतः पहले जो आपके अध्यक्ष बनेंगे विभाग के, वो कौन बनेंगे? शिवराज सिंह चौहान जी, क्योंकि मुख्यमंत्री थे तत्कालीन रूप से। तो आपके पहले और दूसरे कथन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते 66वां प्रश्न है, पंचायती राज व्यवस्था की नींव डालने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको पता है पंचायती राज व्यवस्था 73वें संविधान संशोधन 1992 जो कि 93 में लागू हुआ के माध्यम से डाली गई थी, मतलब उसको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया था। उसके पहले भी प्रयास किए विभिन्न सरकारों ने, और सबसे प्रबल जो प्रयास किया था वो किया था राजीव गांधी सरकार ने, जिन्होंने संविधान संशोधन करने की कोशिश करी, लेकिन वो असफल रहा, वो उसको पूरा नहीं कर पाए, ठीक है। तो जो पहला जो प्रयास किया कि उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाए पंचायती राज व्यवस्था को, तो ये किसको जाता है? राजीव गांधी जी को जाता है। राजीव गांधी भारत के युवा प्रधानमंत्रियों में से एक, ठीक है। 1985 से 90 तक आपके भारत के प्रधानमंत्री रहे थे, ठीक है। लेकिन बाद में जब नरसिम्हा राव जी आते हैं, तो नरसिम्हा राव जी 73वां संविधान संशोधन करते हैं और पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे देते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम है, क्या है भैया प्रथम नगर निगम मध्य प्रदेश का? तो आपको पता है आंसर, इसका आंसर है जबलपुर, मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम है। कब बना था नगर निगम? तो ये भी आपको पता होगा, 1864 में जो जबलपुर है वो मध्य प्रदेश का पहला नगर निगम बना था। इसके अलावा आपको दतिया के बारे में पता होगा, दतिया में क्या था? मध्य प्रदेश की पहली नगर पालिका है। कब बनी थी पहली बार नगर पालिका? तो 1907 में दतिया नगर पालिका बना था, ठीक है। और इंदौर भोपाल क्या है? तो इंदौर भोपाल में, भोपाल आपको पता है भारत मध्य प्रदेश की राजधानी है और आर्थिक राजधानी इंदौर है। इन दोनों जगहों पे अभी अपन ने क्या किया है? कमिश्नरी जो सिस्टम है उसको लागू किया है, ठीक है ना। तो याद हो जाएगा आपको, मध्य प्रदेश का प्रथम नगर निगम जबलपुर 1864 में। 73वां संविधान संशोधन 1992 कब से लागू? अभी हम बात कर रहे थे नरसिम्हा राव सरकार ने इसको लाए थे ये लोग, ठीक है। लागू कब से हुआ? तो हमें बताना है कि नेक्स्ट ईयर 1993 में, यानी 1993 में यह लागू हुआ था, और 24 अप्रैल 1993 को यह क्या हुआ था? लागू हुआ था। और 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष हम कौन सा दिवस मनाते हैं? तो हमें याद रखना है कि 24 अप्रैल को हम पंचायत दिवस मनाते हैं प्रति वर्ष। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन हमारा पंचायती राज जो कानून है वह लागू हुआ था, ठीक है। याद रह जाएगा आपको, याद हमेशा रखना। 73वां संविधान संशोधन आया कब था? 1992 में, और लागू कब हुआ था? तो 1993 में, ठीक है। दोनों ही बात याद रखना। और 24 अप्रैल इंपॉर्टेंट डेट। चलिए, पंचायती राज व्यवस्था के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए, ठीक है। तो कर लेंगे असत्य कथन का चुनाव। पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है भैया? 5 वर्ष का होता है, ठीक है, हमें पता है। पंचायत 8 माह से अधिक तक के लिए भंग नहीं की जा सकती है। तो इसको आपको देखा होगा, पंचायत है तो जो चुनाव होता है प्रति 5 वर्ष में होता है, और किसी कारणवश आपकी पंचायत अगर भंग कर दी गई है तो अधिकतम 6 माह तक ही वह क्या रख सकती है? भंग रह सकती है, ठीक है। यानी कि अपन को 6 माह के भीतर फिर से चुनाव कराने होंगे और पंचायत का गठन कर देना होगा। तो यह जो कथन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। और असत्य ही चुनना था हमें, तो हमें आंसर मिल गया है। हालांकि सी और डी भी पढ़ लेते हैं। हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई है, पंचायती राज के अंतर्गत बिल्कुल की गई है। और अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए हमने आरक्षण की भी व्यवस्था करी है। तो आपने ये देखा होगा, कौन सा आर्टिकल था ये? 243 के में आपके निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है, और डी में 243 डी में आरक्षण की व्यवस्था करी गई है, ठीक है। और उसके बाद आपके कार्यकाल बताए गए कि पंचायतों का कार्यकाल क्या होगा। तो 243 ई में 243 ई में क्या मिल जाता है आपको? कार्यकाल मिल जाता है। 243 डी में आपको आरक्षण की व्यवस्था मिल जाएगी। सी में पंचायतों का गठन है, ठीक है। इस तरीके से आपके आर्टिकल हो जाएंगे। चले आगे बढ़े। किसकी सिफारिश पर भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई थी? बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो आप देखोगे, पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत के लिए एक संवैधानिक इतिहास खुद का है पंचायतों का। सबसे पहले सामुदायिक विकास कार्यक्रम आया, फिर हमने बात करी बलवंत राय मेहता समिति आई। कब आई बलवंत राय मेहता समिति? तो आपको याद आएगा 1957 को यह गठित की गई थी,
ठीक है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की बात करी थी उन्होंने। फिर अशोक मेहता समिति आई, जब मोरारजी देसाई सरकार आई तो 1977 में अशोक मेहता समिति आई, और बाद में जब नरसिम्हा राव साहब आए तो इन्होंने आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का दर्जा दे दिया 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से, ठीक है। तो शुरुआत किसने करी? तो सबसे पहले हम बात कर देंगे बलवंत राय मेहता समिति ने करी। तो इसका आंसर हम मान लेंगे कि भारत में पंचायती राज, आपको याद आएगा राजस्थान के नागौर में क्या किया गया था, पहली पंचायतों का गठन किया गया था बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिशों पर, ठीक है। कमिश्नरी व्यवस्था से जुड़े कथनों पर अब हमें विचार करना है, ठीक है। जूम आउट कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, और कमिश्नरी प्रणाली जो आपके मध्य प्रदेश में लागू हुई है उसके बारे में हमें बात करनी है, ठीक है ना। चलिए, तो प्रश्न थोड़ा सा छोटा कर दिया, थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक, इतने में आपको दिख रहा होगा, पढ़ के सुना देंगे अगर नहीं दिख रहा है तो। इसके पूर्व पहले दूसरा कथन पढ़ लेते हैं मेरे हिसाब से, ठीक है। पुलिस को होटल, बार के लाइसेंस, हथियार के लाइसेंस देने का अधिकार मिल जाता है कमिश्नरी प्रणाली में, बिल्कुल मिल जाता है। इसके अलावा शहर के धरना प्रदर्शन की अनुमति, दंगे के दौरान लाठीचार्ज, कितना बल प्रयोग हो, इसका निर्णय आप कौन ले सकती है? सीधे पुलिस ले सकती है। यह अधिकार किसके पास आ जाता है? पुलिस कमिश्नर के पास आ जाता है। पुलिस कमिश्नर फिर क्या करता है? अपने अधिकारों का प्रयोग करता है, ठीक है। अब इसके पहले अगर ये प्रणाली नहीं होती तो हम जिला प्रशासन से इसकी अनुमति मांगते हैं कि भैया होटल और बार के लाइसेंस देना, हथियारों के लाइसेंस देना, धरना प्रदर्शन के लिए अगर कहीं लाठीचार्ज करना है तो आपको आपके जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनसे पूछना होता है, अर्थात कलेक्टर, है ना। तो जब कमिश्नरी प्रणाली आती है तो यह अधिकार कमिश्नर को मिल जाते हैं, ठीक है। तो यह कथन सत्य हो जाएगा। इसके पूर्व पुलिस अधिकारी कोई फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं होते थे, तो ये सच है, ठीक है। तो ये दूसरा कथन भी सही हो जाएगा। और तीसरा कथन है कि वर्तमान में यह मध्य प्रदेश के सिर्फ इंदौर में लागू की गई है। तो आपको बताना है कि इंदौर में, सिर्फ इंदौर में नहीं की गई है, कहाँ भी की गई है? भोपाल में भी की गई है। तो भोपाल और इंदौर दो शहर हैं जहाँ पे कमिश्नरी प्रणाली की शुरुआत करी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कमिश्नरी प्रणाली की सही क्रम में जमाना है आपकी भी। कमिश्नरी प्रणाली आ गई है तो वरीयता क्रम क्या होगा, ठीक है, देखते हैं। पहले पढ़ लेते हैं कौन कौन लिखे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर लिखा है, डिप्टी कमिश्नर लिखा है, पुलिस आयुक्त लिखा है और संयुक्त आयुक्त लिखा है, ठीक है। तो कमिश्नर, ज्वाइंट कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर और पुलिस इंस्पेक्टर। तो स्वाभाविक सी बात है, इनमें सबसे पहले कौन आना चाहिए? कमिश्नर आना चाहिए, ठीक है। तो कमिश्नर यानी कि 3 नंबर पहले आ जाएगा। फिर आप देखोगे संयुक्त और डिप्टी में से कौन पहले आएगा? संयुक्त पहले आएगा, ठीक है, तो फिर 4 आ जाएगा। फिर आप देखोगे डिप्टी कमिश्नर और पुलिस इंस्पेक्टर में कौन पहले आएगा? तो ये डिप्टी कमिश्नर पहले आएगा और फिर आपका लास्ट आएगा, यानी 3 4 2 1। इसमें आंसर में कहाँ है? पहला ही ऑप्शन है। अगर आप केवल एक ही देख लेते पहले ही वाला कि पहले कमिश्नर आएगा ना, तो सब समाप्त हो जाते, चारों ऑप्शन आपके विलोपित हो जाते, आपको आगे पढ़ना ही नहीं पड़ता। सिंपल सी बात है, आपका आंसर मिल जाता। ऐसे आपको क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को जो ऑब्जेक्ट मिलते हैं आपको वो हटा सकते हो और एक आंसर पे आ सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। मध्य प्रदेश में कितनी पंचायतें हैं? फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको जानकारी होगी कि 23,006 पंचायतें वर्तमान में मध्य प्रदेश में हैं, ठीक है, डाटा है और डाटा को याद करके रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 74वां प्रश्न क्या कहता है कि 11वीं अनुसूची में कौन से कार्य वर्णित है? पहली बात तो ये बताओ कि 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? 11वीं अनुसूची आपकी 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई थी, जिसमें पंचायतों को कितने कार्य सौंपे गए थे? तो 11वीं अनुसूची में पंचायतों को कार्य सौंपे गए थे, ठीक है। किसको? पंचायतों को। कितने कार्य सौंपे गए थे? तो आपको याद आएगा 29 कार्य या विषय सौंपे गए थे, जिन पर वो क्या कर सकते थे? कानून को बना सकते थे, संचालित कर सकते थे। तो सिंचाई का प्रबंधन करना बिल्कुल एक कार्य था, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सहायता करना, ठीक है, और लघु कुटीर उद्योग का विकास करना, ठीक है। तो ये सब क्या है? आपके पंचायतों के कार्य है। अतः हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है, 11वीं अनुसूची में जो कि वर्णित है। बढ़े आगे। 75वां प्रश्न क्या कहता है? 75वां कहता है कि 74वां संविधान संशोधन के अनुसार नगरीय निकाय की आय हेतु निम्न में से कौन से कर नहीं लगा सकता? कौन से कर नहीं लगा सकता? तो आप देखो, मनोरंजन कर लगा सकता है, ठीक है, नगर पालिका के अंदर कुत्ते रखने पर कर लगा सकता है, सफाई कर भी लगा सकता है। कृषि उत्पादों पे ये कर क्यों लगाएगा? इसका कोई लेना देना नहीं, अलग ही दिख रहा है हमारे लिए। तो ये आपको आंसर हो जाएगा कि कृषि उत्पादों पर यह कर नहीं लगाता है, ठीक है। बाकी मनोरंजन कर, चुंगी कर वगैरह ये लोग क्या करते हैं? लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 74वां संविधान संशोधन। किससे संबंधित है 74वां संविधान संशोधन? तो हम बताएंगे ये भी 1992 में नरसिम्हा राव सरकार लेकर आती है और नगरीय निकायों को इसमें हमने जोड़ा था, है ना।
क्या किया था, नगरीय निकाय इसमें हमने जोड़े थे, और नगरीय निकायों को 12वीं अनुसूची के अंतर्गत हमने कितने कार्य सौंपे थे, 18 कार्य सौंपे थे, जिन पे वो अपना संचालन कर सकते थे, ठीक है, व्यवस्थाओं का। 76वां, हाईकोर्ट मध्य प्रदेश के नए चीफ जस्टिस कौन बनाए गए हैं, तो आपको ये तो बिना ऑप्शन के ही पता होना चाहिए, ठीक है, रवि मलिमत साहब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बनाए गए हैं, ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है ये। आगे बढ़ते हैं, किस वर्ष मध्य प्रदेश सरकार ने हैप्पीनेस विभाग की स्थापना करी थी, अभी हम पढ़ के आ रहे हैं 2016 में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने आनंद विभाग की स्थापना, जिसे हम हैप्पीनेस डिपार्टमेंट के नाम से भी जानते हैं, करी थी 2016 में, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। पहले विभाग अध्यक्ष कौन बने थे, तो स्वयं मुख्यमंत्री होते हैं विभाग अध्यक्ष, तो शिवराज सिंह चौहान ऑफ कोर्स बने थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 78वां प्रश्न है, निम्न को सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है, और इस क्वेश्चन को अच्छे से अपन समझेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, ठीक है, देखते हैं। चलो, जब भी ऐसा प्रश्न मिले तो आपको सीधे ऑप्शन पे नहीं जाना है, पहले आपको जो जो पता है उनको देखो। आपको कौन सा पता है मैं बता देता हूँ, विधानसभा अध्यक्ष पहले कौन थे पता होना चाहिए, तो आप बताओगे कुंजीलाल दुबे साहब क्या थे, आपके पहले विधानसभा अध्यक्ष थे। तो कुछ नहीं करना है, पहले नंबर पे कौन आना चाहिए, तो भैया ये आने चाहिए 2 नंबर वाले, ठीक है। तो इसमें से देख लो ऑप्शन में आपको 2 कहाँ दिख रहा है, तो इसमें नहीं दिख रहा है, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब कौन से ऑप्शन बचे, बी और डी बचे हमारी रेस में, इन 2 में से एक चुनना है। अब बताओ इनमें से कोई एक बात पता हो आपको, हो सकता है मुख्य सचिव आपको पता हो, तो मुख्य सचिव कौन थे, एच.एस. कामत साहब पहले मुख्य सचिव बने थे मध्य प्रदेश के, है ना। तो यानी दूसरे नंबर पे क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। तो अगर आप दूसरे नंबर पे 4 कहाँ दिख रहा है, बी में दिख रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली हट गया, ये बस ऑप्शन बचा, यानी 2 बस पता हो तो आपका आंसर मिल गया है मुझे, सिंपल। अगर मान लो ये नहीं पता था, मुझे महाधिवक्ता पता था, एम अधिकारी, तो आप देख सकते थे कि भाई आखिरी में आना चाहिए कितना, 3, तो आखिरी में 3 इधर ही बस आ रहा है, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका आंसर बी ही आ जाता, यानी कि केवल 2 भी पता होते तब भी आप इसका आंसर क्या कर सकते थे, ढूंढ सकते थे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, शंकर दयाल शर्मा से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर क्या करना है, विचार करना है। तो शंकर दयाल शर्मा मध्य प्रदेश से रिलेटेड है, भोपाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। जन्म मुझे याद रह गया है इनका कि 19 अगस्त को इनका जन्म हुआ था 1918 में, ठीक है, इसलिए रह गया कि मेरे बर्थडे के आसपास है, तो ये रह गया है, ठीक है, आपको याद नहीं रखना है कि 1918 में इनका जन्म हुआ था, और 26 दिसंबर 1999 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ था, भोपाल में हो गया था, भोपाल में जन्म हुआ था, और भारत के यह 9वें राष्ट्रपति भी बने थे, तो हमें याद है 9वें राष्ट्रपति 1992 से 1997 तक ये भारत के 9वें राष्ट्रपति रहे, ठीक है। फिर के.आर. नारायण, अब्दुल कलाम साहब, प्रतिभा देवी पाटिल जी, और प्रणब मुखर्जी, और वर्तमान में श्री रामनाथ कोविंद साहब, ठीक है। इस तरीके से आपके वर्तमान राष्ट्रपति साहब हैं। तो शंकर दयाल शर्मा के बारे में पता रह जाएगा आपको, ठीक है। मध्य प्रदेश के एकमात्र व्यक्ति हैं जो भारत के राष्ट्रपति भी बने, शंकर दयाल शर्मा साहब। तो आपके दोनों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के लिए लोकसभा में अनुसूचित जनजाति को प्राप्त आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो बता दीजिए भैया कि पहले तो मध्य प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको याद आएगा कितनी है, 29 है। इसमें से आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है, तो आपको पता होगा 10 है, ठीक है। फिर इन 10 में से आपको पता होगा कि एससी के लिए कितनी है और एसटी के लिए कितनी है, तो एससी के लिए 4 है और एसटी के लिए कितनी है, 6 है। तो आपका आंसर मिल गया, आपको एसटी के लिए पूछा है, जनजाति के लिए पूछा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, C06, ठीक है। और बताएं आपको डिटेल में, तो आपको मैं बताऊं कौन कौन सी हैं वो 6 सीटें, तो ये भी अपन देख लेते हैं, ठीक है। ये बन गया अपना प्यारा सा मध्य प्रदेश, कैसा भी हो अपना प्यारा मध्य प्रदेश, इसके बारे में कुछ मत बोलिएगा, ठीक है। एक मानक मैप है, आपको याद करना हो कि 6 सीटें कौन सी हैं, तो आपको यहाँ पे मिलेगी कौन सी, रतलाम, ठीक है। फिर यहाँ मिलेगा आपको क्या, धार, यहाँ पे आपको मिलेगा खरगोन, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, बैतूल, और यहाँ पे मिलेगा आपको मंडला, और यहाँ पे अपन बता देंगे कॉर्नर में
शहडोल। इस तरीके से आपकी ये जो 6 सीटें हैं ये किसके लिए आरक्षित है? अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। और 4 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एससी यानी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। तो उनकी अगर संख्या अगर हमें बताना हो कौन कौन सी है तो वो भी हम बता देंगे। कौन कौन सी है 4 सीटें? सबसे पहले आ जाना कहाँ पे? भिंड। भिंड एक सीट है जो एससी के लिए आरक्षित है। यहाँ पे क्या है? टीकमगढ़। टीकमगढ़ किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित है। और यहाँ पे आपको मिलेंगी 2 सीटें, एक मिलेगा उज्जैन, ठीक है, उज्जैन, और एक मिलेगा देवास। तो उज्जैन, देवास, भिंड और टीकमगढ़ 4 जो है वो एससी के लिए आरक्षित है। इस तरीके से ये जो 10 सीटें हैं ये मध्य प्रदेश में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए आरक्षित सीटें हैं। ठीक है, हो जाएगी याद। हालांकि इसको याद करने के लिए मैं ऐसे ही बस याद करता था, सिंपल सा एक ऐसा मैं ड्रॉ करके रखा हूँ कि एक लाइन ऐसे खींचता हूँ और एक लाइन ऐसे खींचता हूँ, है ना। अब इस लाइन में कहाँ से आ गया? इधर आ जाएगा आपका क्या? भिंड, यहाँ आ जाएगा टीकमगढ़, और यहाँ पे आएगा देवास, और यहाँ पे आ जाएगा उज्जैन। ये 4 सीटें किसके लिए आरक्षित है? एससी के लिए आरक्षित है। और यहाँ से शुरू करोगे तो रतलाम, धार, खरगोन, बैतूल, मंडला और शहडोल, ये 6 सीटें जो आरक्षित है वो आपके किसके लिए है? एसटी के लिए है। ठीक है, कितना बढ़िया है। बस केवल 2, एक ऐसा में एक ऐसा, ठीक है, और आपको याद आ जाएगा। ठीक, ये माइंड मैप है मेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? बहुत बढ़िया। पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था है 243 डी में, आपने देखा अभी। एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए आरक्षण की बात की जाती है। जो आपके 73वें संविधान संशोधन में उपबंध किया गया वो 33 किया गया। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने 2007 में, कब? 2007 में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था कर दी थी। यानी वर्तमान में मध्य प्रदेश में पंचायतों में 50% आरक्षण है महिलाओं के लिए। ठीक है, याद रह जाएगा आपको। 50 में कब से है? 2007 से। और मध्य प्रदेश दूसरा ऐसा राज्य है, यानी पहला राज्य भी होगा। कौन है भैया? बिहार बाबू। बिहारी जो थे वो पहले वाले थे जिन्होंने महिलाओं के लिए आरक्षण दिया था 50%। दूसरा हुआ कौन? मध्य प्रदेश। ठीक है, याद रह जाएगा 2007 में। बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम कब शुरू किया गया? तो भैया 15 जुलाई 2012 को आपका अटल किसान महापंचायत कार्यक्रम शुरू किया गया था। कब किया गया था? 2012 में, 15 जुलाई 2012। याद रख लीजिएगा, ज्यादा याद रखने की आवश्यकता नहीं है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। ठीक है, चलो। 5000 से अधिक जनसंख्या पर निर्मित की जाती है। क्या निर्मित की जाती है? तो आपको पहले मैं बता दूं, पंचायती राज व्यवस्था में जो उल्लेखित वर्णन है, 1000 से अधिक जनसंख्या पर क्या किया जाता है? आपकी ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है। फिर 5000 से अधिक जनसंख्या पर आपका क्या किया जाता है? जनपद पंचायत, और 20,000 के समथिंग में आपका जिला पंचायत का गठन किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जनपद पंचायत। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में एक वर्ष में कम से कम कितनी ग्राम सभाएं बुलाई जानी चाहिए? तो पढ़ चुके हैं हम ये प्रश्न पहले भी। 4 ग्राम सभाओं का आयोजन होना चाहिए कम से कम। तो ग्राम सभा से पहले अपन जोड़ लेते हैं 243 ए आर्टिकल में ग्राम सभा का वर्णन किया गया है। ग्राम सभा क्या होती है? गांव का प्रत्येक वयस्क व्यक्ति यानी 18 वर्ष से अधिक का जिसका निर्वाचन नामावली में नाम जुड़ा हुआ है वो ग्राम सभा का क्या होता है? सदस्य होता है। और ग्राम सभा का वर्णन कहाँ मिलता है? 243 ए में ग्राम सभा के गठन की बात करी गई है। ग्राम सभा की वर्ष में कितनी बैठक होनी चाहिए? तो हमें याद रखना है कम से कम 4 होनी चाहिए, अधिक भी हो सकती हैं। और सामान्यतः आपका 26 जनवरी, 15 अगस्त को 2 बैठक हो गई, एक 2 अक्टूबर को हो जाती है और एक 24 अप्रैल को होती है। 24 अप्रैल को क्यों होती है? क्योंकि इस दिन हम मनाते हैं पंचायत दिवस। ठीक है, इस तरीके से 4 बैठक कम से कम तो होनी ही चाहिए। ठीक है, इसके अलावा भी हो सकती है जब आपका मन हो। ठीक है, अगर आपको जरूरत पड़ेगी तो। आगे बढ़िए। निम्न में से किस अनुच्छेद में पंचायतों का निर्धारण किया गया है? गठन का निर्धारण किया गया है। तो आर्टिकल 243 में आपको पता है 243 से पंचायत शुरू होती है, फिर 243 ए आता है, 243 बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ।
तो 243 से 243 ओ तक पंचायतों का प्रावधान मिलता है आपको भाग 9 में संविधान के 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो एक एक करके आर्टिकल पे बात करें। अभी हमने बात करी थी 243 की, तो 243 में परिभाषाएं दी गई हैं, केवल परिभाषाएं हैं। पर 243 ए आता है, तो 243 ए में हमने अभी अभी बताया कि भैया ग्राम सभा का जिक्र किया गया है ना, ग्राम सभा का जिक्र हुआ है। और 243 बी में पंचायतों के लिए जो संविधान है, उनकी जो रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे वो बताए गए हैं। और 243 सी में आपके पंचायतों का क्या किया गया है, गठन का वर्णन मिलता है। ठीक है, फिर 243 डी में आपको क्या है, आरक्षण है, SC ST OBC वर्ग और महिला वर्ग के लिए आरक्षण की व्यवस्था करते हैं। और 243 ई में पंचायतों का क्या बताया गया है, कार्यकाल बताया गया। कितना है कार्यकाल, 5 वर्ष का कार्यकाल है ना। हर 5 वर्ष में क्या होते हैं, पंचायतों के लिए चुनाव होते हैं। तो ये आपको 5 का आर्टिकल याद हो गए होंगे। 243 से ग्राम सभा, 243 बी पंचायतों के लिए संविधान, फिर 243 सी पंचायतों का गठन, 243 डी आरक्षण पंचायतों में, और 243 सी कार्यकाल पंचायतों का 5 वर्ष का। ठीक है, अभी और आर्टिकल याद कराएंगे। 243 आई याद होगा, 243 के याद होगा। आई में वित्त आयोग है और के में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, तो ये 2 इंपॉर्टेंट आर्टिकल, इतने तो कम से कम कर ही लेना पंचायतों में, कुछ ना हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे, आपको पता है 1977 में आपके कैलाश चंद्र जोशी साहब। ठीक है, डी ऑप्शन में होंगे क्योंकि 3 में तो दिख ही नहीं रहे। हाँ, कैलाश चंद्र जोशी साहब क्या थे, मध्य प्रदेश के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। जब 1977 में भारत में जनता दल की सरकार बनी, तभी मध्य प्रदेश में भी पहली बार जनता दल की सरकार बनी थी, और उसका नेतृत्व किया था कैलाश चंद्र जोशी साहब ने 1977 से। और 1 वर्ष तक ये क्या रहे थे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे, पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। यानी इसके पहले जितने भी मुख्यमंत्री हुए वे सब कांग्रेसी थे। ठीक है, और ये पहले गैर कांग्रेसी थे, इसलिए हम बता देते हैं कौन, भैया जनता दल वाले थे। पर वीरेंद्र कुमार सकलेचा भी आपके मुख्यमंत्री बने इनकी बात 78 से। ठीक है, मोतीलाल वोरा भी बने, और उमा भारती पहली महिला मुख्यमंत्री है कौन, मध्य प्रदेश की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कहता है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं। तो हमें बता देना भैया, SK झा साहब। कौन, SK झा साहब ऐसे ही न्यायमूर्ति हैं जो भारत के उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति नहीं रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में, अभी अभी बताया, याद हो गया होगा हालांकि। ठीक है, लेकिन ये किसके लिए पूछ रहा है, नगरीय निकायों के लिए पूछ रहा है। हमने पंचायतों के लिए बताया है। पंचायतों के लिए हमने क्या बताया, 243 के में आपका बताया गया है क्या, आपके निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग। और यही निर्वाचन आयोग बताया गया है आपके ZA में, मतलब 243 ZA में आपके नगरीय निकायों के लिए क्या बताया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था को बताया गया है। ठीक है, और बताया यही गया है कि जो के में है वही लगभग वही एक ही निर्वाचन आयोग है, लेकिन पंचायतों के लिए 243 के में वो बताता है, और ZA में 243 ZA में नगरीय निकायों के लिए वो बात करता है। ठीक है, किसकी, निर्वाचन आयोग की। याद रह जाएंगे। ZD में हमने पढ़ा था क्या था, जिला योजना समिति। बहुत बढ़िया, याद है आपको क्योंकि अभी अपन पढ़ चुके हैं। ठीक है, जिला योजना समिति का वर्णन मिलता है। 243 आई भी अभी मैंने बताया क्या था, वित्त आयोग। वित्त आयोग, तो ये पंचायतों के लिए वित्त आयोग की बात करता है। और ऐसे ही 243 बाय आता है, वो नगरीय निकायों के लिए आपको किसकी बात करता है, वित्त आयोग की बात करता है। ठीक है, तो सिमिलर आई को बाय के साथ मिला देना है। ठीक है, आई एंड यू, तो आई एंड यू मतलब आई एंड बाय, सॉरी आई एंड ऐसे आई बाय कर देना। तो ये क्या है, वित्त आयोग है। तो आई में आपको याद आ जाएगा 243 आई में पंचायतों के लिए वित्त आयोग, और 243 बाय में नगरीय निकायों के लिए वित्त आयोग, है ना। और के और ZA को मिला के रखना है। किसको मिला के रखना है, के और ZA। ठीक है, क्यों याद रखना है, ये पंचायतों के लिए आपके क्या है, निर्वाचन आयोग, और ये नगरीय निकायों के लिए निर्वाचन आयोग है। सिमिलर याद रखना। नगरीय निकाय कहाँ कहाँ बढ़ने थे तो आपको पता होगा, 243 ओ तक तो आपके पंचायत गए थे, तो 243 पी से शुरू होती है आपकी क्या नगरीय निकाय, और ये जाते हैं 243 ZG तक आपके नगरीय निकायों का वर्णन मिलता है। आगे बढ़ते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग, अब चूंकि क्या होते हैं,
वे आयोग जिनका वर्णन संविधान में मिलेगा संवैधानिक आयोग है, या जिनकी स्थापना संविधान के माध्यम से की गई संवैधानिक आयोग है। वे आयोग जिनकी स्थापना आपके किसी कानून या विधि के माध्यम से की गई है वे संवैधानिक आयोग है। ठीक है, तो आपने अभी देखा राज्य निर्वाचन आयोग की व्यवस्था भारतीय संविधान में है, भाग 9 में 243 के और जेड में व्यवस्था करी गई है। अतः राज्य निर्वाचन आयोग कैसा निकाय हो गया? संवैधानिक निकाय। बढ़िया है, आपको याद हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात मध्य प्रदेश में अब तक कितनी बार आम चुनाव हो चुके हैं? तो ये क्वेश्चन प्री में आ चुका है और मुझे नहीं पता था कितनी बार हो चुका है भैया। क्या करता मैं, दिमाग लगाया। पंचायतों का गठन हुआ था 94-95 में, पहली बार चुनाव कराए होंगे। गिन लो फिर, तो मैंने गिन लिए 5 बार निकले। ठीक है, तो 5 बार 2020 में समथिंग था ना ये, तो 5 बार क्या हो चुके हैं, पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। अभी तक 6वीं बार होना है, हो नहीं पा रहे हैं, है ना। कोई बात नहीं, हो जाएंगे। मध्य प्रदेश राज्य सतर्कता आयोग का गठन कब किया गया? तो ये भी आपको याद होगा। सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में 1 मार्च 1964 को की गई थी। याद रखना है डेट, शायद सन तो सब 64-64 दिए हैं, है ना। आपको क्या रखना है, 1 मार्च याद रखना है। 1 मार्च को सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, लोकायुक्त के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। तो कर लीजिए भैया, लोकायुक्त के संबंध में। लोकायुक्त के एक एक कथन पढ़ते हैं, रुको। पहले हम पढ़ते हैं तीसरा कथन। मध्य प्रदेश लोकायुक्त और उप लोकायुक्त अधिनियम कब आया था? 1981 में आया था। तो बता देना है कि हाँ आया था। ठीक है, कब आया था? 1981 में आया था। अब 81 में आया था तो हमने मध्य प्रदेश लोकायुक्त की स्थापना 1982 में कर दी थी। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और पहले जो लोकायुक्त बनाए गए थे वे बनाए गए थे पीवी दीक्षित साहब। तो ये कथन भी क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। और आपको ये भी पता है कि अब लोकायुक्त अगर अपना वार्षिक रिपोर्ट सौंपेगा तो किसे सौंपेगा? राज्यपाल महोदय को सौंपेगा। तो ये भी कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अतः सभी कथन क्या है? सत्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया था? याद करो। 1995 में आपका एक अधिनियम आया था, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग अधिनियम, है ना। कब आया था? 1995 में। क्या बात कर रहा हूं मैं? एक्ट कर रहा हूं कि एक्ट आया था। कौन सा वाला? राज्य महिला आयोग अधिनियम मध्य प्रदेश का। ठीक है, और इसके तहत 23 मार्च 1998 को राज्य महिला आयोग की स्थापना की गई थी। इस अधिनियम के माध्यम से की गई थी। ठीक है, दोनों ही चीजें क्या हो जाएंगी? याद हो जाएंगी आपको। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को हटाने का अधिकार किसके पास है? भारतीय संविधान का भाग 14, कौन सा? 14 क्या भाग क्या बात करता है? लोक सेवा आयोग की बात करता है। और उसमें आर्टिकल कितने? 315 से 322 तक, है ना। तो 315 में लोक सेवा आयोगों के गठन की बात करी गई है। फिर आपने देखा होगा 316 जिसमें लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति वगैरह कार्यकाल के बारे में बताया गया है ना। तो राज्य के संदर्भ में अगर बात करें तो राज्यपाल साहब नियुक्ति करते हैं। ठीक है, और फिर हटाया जाना अगले आर्टिकल में हमें मिलता है 317 में। 317 में हटाने बर्खास्तगी वाले है कि इनको कैसे हटाया जाएगा। तो 316 में दी गई है नियुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग के संदर्भ में। तो नियुक्ति करते हैं राज्यपाल महोदय, लेकिन हटाते कौन है? हटाते हैं कौन? राष्ट्रपति महोदय। ठीक है, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य को हटाने का अधिकार राज्यपाल को है, राज्यपाल को नहीं है। किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, नियुक्ति हालांकि कौन करते हैं? राज्यपाल साहब करते हैं। और संघ लोक सेवा आयोग में नियुक्ति भी राष्ट्रपति करते हैं और हटाते भी राष्ट्रपति हैं। ठीक है, याद रखिएगा। और राज्य में नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, हटाते कौन है? राष्ट्रपति महोदय हटाते हैं। ठीक है, इसको याद रख लेना है। ठीक है, ये आर्टिकल याद कर लेना। भाग 14 में लोक सेवाओं का वर्णन है। लोक सेवा के कार्य आपके आर्टिकल 320 में बताया गया है। तो ये भी आर्टिकल याद कर लीजिएगा, है ना। बढ़िया है, इतना काफी है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की सेवानिवृत्ति की आयु वर्तमान में कितनी कर दी गई है? ऑप्शन में मत देखना, 370 है। तो देख लो 70 कहाँ लिखा है? डी नंबर पर लिखा है। और बता दो आंसर हो गया कितनी है? 70 वर्ष में ये सेवानिवृत्ति की आयु है। चलिए अगला, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के पहले सचिव। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अध्यक्ष नहीं पूछा, पहले अध्यक्ष पूछते तो यानी भी लोहानी बता देते, है ना। लेकिन नहीं पूछा है। क्या पूछा है? पहले सचिव पूछा है। तो गजब बात हो गई, सचिव पूछ लिया, है ना। तो प्रकाश चंद्र साहब 1994-95 में 1 वर्ष तक मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयोग के सचिव के रूप में सेवाएं दी थी। तो पहले सचिव कौन हो जाएंगे? प्रकाश चंद्र जी। ठीक है, और वर्तमान में आर परशुराम साहब क्या है?
मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के निर्वाचन आयुक्त हैं। ठीक है। 97वां क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो अभी हमने बात करी वित्त आयोग की, किसके? राज्य वाले की। वित्त आयोग हालांकि केंद्र का भी है, भारत का एक वित्त आयोग गठित होता है, और वित्त आयोग जो केंद्र का गठित होता है यानी भारत का पूरा, वो आर्टिकल 280 यानी 280 के तहत गठित होता है। लेकिन जब पंचायतें बन गई है ना, तो पंचायतें बन गई तो राज्य के लिए वित्त आयोग की आवश्यकता आन पड़ी। तो हमने आर्टिकल 243 आई में यह डिसाइड कर दिया कि राज्य के लिए भी हम क्या करेंगे? वित्त आयोग का गठन करेंगे। और नगरीय निकाय, ये पंचायतों के लिए था, और नगरीय निकायों के लिए भी हम वित्त आयोग की बात करेंगे, हालांकि एक ही होता है, उसका जिक्र इन्होंने कर दिया था किसमें? वित्त आयोग वाय में, है ना। अभी अपन बात कर रहे थे वाय, ठीक है, मिट नहीं रहा है तो इसमें आप याद रख लेना, वाय में, आई और वाय को मिलाया था अपन ने। ठीक है। जेडी में क्या बताया था? ठीक है, निर्वाचन आयोग के बारे में बात करी थी, और जेडी में क्या बताया था? जिला योजना समिति के बारे में बात करी थी। ठीक है। तो इसमें क्या बताना था अपन को कि भाई कौन गठित करता है? जो 280 के तहत वित्त आयोग गठित होता है वो राष्ट्रपति महोदय करते हैं। ठीक है। और राज्य के लिए वित्त आयोग की गठन कौन करता है? राज्यपाल महोदय कहता है। आर्टिकल याद रखिएगा, कौन कौन से? आई और वाई। ठीक है, 243 के अंतर्गत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पदों की संख्या कितनी है? आपको पता होगा 53 है वर्तमान में स्वीकृत पद, है ना, स्वीकृत पद बताए हैं, और अभी 19 रिक्त हैं, अर्थात 34 भरे कहलाए। बाकी के रिक्त कितने हैं? 19 रिक्त हैं। तो इस तरीके से यह भी प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, 43, 34 और 19 टोटल कितने हैं? 53। मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन थे? अब मुझे इतना भी याद आ गया है इनके बारे में, भाई जो नरेश चंद्र साहब हैं, ये क्या थे? आपके पहले आदिवासी मुख्यमंत्री थे। डेट लगभग मैं बताऊं, लिख देता हूं तो याद आती जाएगी। 13 मार्च 1969 को ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। ठीक है। और कब से कब तक रहे थे? सिर्फ 12-13 दिन, यानी कि 25 तारीख तक रहे थे। 25/03/1969 तक ये मुख्यमंत्री रहे थे। सोचो, केवल कितने दिन? 12-13 दिन, लगभग 13 दिन हो जाएंगे, अगर इनको इंक्लूड कर लेंगे 13 और 25 को, तो 13 दिन मुख्यमंत्री रहे थे। तो इनके बारे में हमें याद रखना है, मध्य प्रदेश के सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं राजा नरेश चंद्र सिंह, और पहले आदिवासी मुख्यमंत्री भी हैं। कौन? मध्य प्रदेश के राजा नरेश चंद्र सिंह। ठीक है। हालांकि एक टर्म में सबसे कम समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह है, 1985 में एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बने थे, वो आपको याद होंगे। ठीक है। हालांकि अर्जुन सिंह साहब 3 बार मुख्यमंत्री बने हैं मध्य प्रदेश के, 1980 से 85, फिर 85 में एक दिन के लिए, और 1988 में 2 साल के लिए फिर से लगभग वो बने थे। 3 बार उन्होंने शपथ ली है मुख्यमंत्री पद की। ठीक है। कैलाश जोशी कौन है? पहले गैर कांग्रेसी है। ठीक है। मोतीलाल वोहरा और अर्जुन सिंह के बारे में हम बात कर ही चुके हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष पूछ रहा है, भावुक नहीं होना है, अध्यक्ष नहीं लगा देना है। ठीक है। पहले अध्यक्ष कुंजीलाल दुबे थे, और पहले उपाध्यक्ष कौन थे? विष्णु विनायक सरवटे साहब थे। ठीक है। तो विष्णु विनायक सरवटे साहब, इंदौर बस स्टैंड सुना, सरवटे बस स्टैंड, ठीक है, इन्हीं के नाम पर विष्णु विनायक सरवटे मध्य प्रदेश के पहले विधानसभा उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, याद रहेगा। प्रोटेम स्पीकर कौन थे? काशीनाथ पांडे जी। ठीक है, याद रह जाएंगे वो भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी? तो पहले तो ये बताओ, भोपाल गैस त्रासदी क्या थी, कब हुई थी? 2-3 दिसंबर 1984। बहुत बढ़िया, 1984 में यह घटना हुई थी। ठीक है। 1984 में घटना हुई, क्या हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनाइड नामक गैस का रिसाव हुआ था, जो कार्बाइड फैक्ट्री थी आपकी भोपाल में, उसमें। ठीक है। तो इस घटना के समय मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे वे थे कौन? अर्जुन सिंह। अभी हमने बताया 80 से 85 तक अर्जुन सिंह थे, है ना। तो अर्जुन सिंह क्या थे? मुख्यमंत्री थे इस घटना के समय। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न हमारा, वर्तमान में मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई जगन पटेल किस राज्य से संबंधित है? तो आपको पता है, नाम से ही पता चल रहा होगा, गुजरात से संबंधित है, और पहली बार ये राज्यपाल बने हैं मध्य प्रदेश के। ठीक है। ओके, तो इस तरीके से अपने पूरा हो जाता है यह टेस्ट सीरीज। 7वां टेस्ट यहाँ पे कंप्लीट होता है। 3 पार्ट्स में हमने इसको बांटा है। ठीक है। तो अगर आप अभी तक आपने विजयी भवा टेस्ट सीरीज को परचेस नहीं किया है तो कृपया करके विजयी भवा टेस्ट सीरीज को क्या करना है, आपको परचेस कर लेना। कहाँ मिलेगी? सारांश ICS के
ICS के ऐप पर यह मिलेगी। ऐप कहाँ मिलेगा? तो भैया प्ले स्टोर पर मिलेगा। प्ले स्टोर पर जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक दी है डिस्क्रिप्शन में, आप जाके डाउनलोड कर लो। और पर कोर्स की भी लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, उसे कर सकते हैं। टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। हम आपको ये टेस्ट सीरीज का डिस्कशन भी उपलब्ध कराते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।